Please. गुड मॉर्निंग। गए विंडोज बंद कर दो, आप उधर की कर दो, आप उधर की कर दो, विंडोज बंद कर दो। चलो खड़े हो जाओ भैया। चलो बैठो। लेट्स बिगिन टू द सेशन। हम लोग ने क्या पढ़ा, क्या समझ में आया अभी तक के ओवरहेड्स में आप लोगों को? मुझे एक बार सब जने समराइज करके बताओ, वन बाय वन। बताओ प्रेम, क्या रहता ओवरहेड्स? हाँ, मेरा नाम तो है नहीं प्रेम। क्या रहता ओवरहेड्स? व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स? एम्प्लॉय को कितना ज्यादा मिलता है। अभी अपने एम्प्लॉय कॉस्ट के बाहर निकल गए। एम्प्लॉय को कितना ज्यादा मिलता है उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, कितना ज्यादा खर्चा होता। किसका? एम्प्लॉय का? नहीं, कंपनी का। कंपनी का। हाँ, कितना ओवर एंड अबाउ मटेरियल, एम्प्लॉय एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी जो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होंगे, इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे, ठीक है, क्लियर है। हाँ, चलो प्रीत बताओ, अभी ये जो ओवरहेड होते हैं ये क्या कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? कैटेगरीज ऑफ ओवरहेड बताओ। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ओवरहेड यानी क्या? प्राइमरी ओवरहेड्स यानी क्या? डायरेक्टली नहीं। हाँ, कजिन अपना जो घर में ही रहता है, यानी हाँ, खर्चा है, वो खर्चा नहीं किया तो अपने प्रोडक्ट पे अफेक्ट तो होगा, लेकिन डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होगा, कुछ तो उसका अफेक्ट होगा, ठीक है। अपने एक्सपेंस अगर वो नहीं किए तो आपके सेल्स पे कुछ तो इम्पैक्ट जाएगा या आपके प्रॉफिट्स पे कुछ तो इम्पैक्ट जाएगा, पर क्या लेवल ऑफ इम्पैक्ट जाएगा वो नहीं पता। एग्जैक्टली डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? अभी सेकेंडरी ओवरहेड क्या होता है? हाँ, नहीं, आप ही का क्वेश्चन का सब पार्ट है ना। सेकेंडरी ओवरहेड क्या होता है? जो नहीं भी किया एक्सपेंस को भी अफेक्ट नहीं होगा सेल्स में। ओहो, बहुत ही अच्छा जवाब है। ना ना ना, जो एक्सपेंस ओवर एंड अबाउ आप जो रिक्वायर्ड एक्सपेंस रहते हैं बट करना जरूरी है। अगर आपने बिजनेस खोलने का सोचा है तो आपको ये पता है बिजनेस चालू रखो चाहे ना चालू रखो, आपको अकाउंट्स का टीम सेटअप करना ही पड़ेगा। तो वो खर्चे प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट वो खर्चे करे बिना कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको वो खर्चे करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, ऐसी बात होगी, ठीक है। क्या सेकेंडरी? अब मेरे को बताओ नमित। नो, अभी सेकेंडरी ओवरहेड जो होते हैं उसका अपन अपोर्शनमेंट करते हैं या एलोकेशन करते हैं? जल्दी, एक दिन की छुट्टी। अपोर्शनमेंट। तो एलोकेशन किसका होता है? प्राइमरी लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसका अलोकेशन होता है, सेकेंडरी लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका अपोर्शनमेंट होता है। करेक्ट है, खुद पे कॉन्फिडेंस जीरो है। वो देख रहे हो ना वहां पे, इसलिए तो भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है। चलो इशिका, इशिका बताओ क्या क्या कैटेगरीज मेथड्स है अपोर्शनमेंट की? मुझे डिटेल नहीं चाहिए, मेरे को खाली बाइफरकेशन चाहिए। उसमें 3 है और तीसरे वाले में और 3 है। हाँ ठीक है, नाम बता दो पहले 3 के, मेन 3 के। पहले डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, सेकंड का नाम नहीं पता, नाम उसमें शायद पहले सर्विस में करते और फिर वो रिपीटेड नहीं, वो अपन ने गलत है, सिंगल प्रपोजल नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल। हाँ हाँ, और फिर थर्ड वाले में रेसिप्रोकल मेथड से
ठीक है। उसमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के करते हैं, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का सर्विस का हाँ निकाल हाँ देते हैं, हाँ, डिटेल नहीं चाहिए मुझको। और तीसरे का नाम है ट्रायल एंड एरर। चलो देवांशी बताओ अभी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? पहली मेथड है, हाँ पहली मेथड। तो क्या है उसका मीनिंग क्या है? तो उसमें हम सारे इसको जो परसेंटेज दिए है उसमें बांट देते हैं। वो जो दिए उसको परसेंट में क्या दिए है, किसको परसेंट? सर्विस डिपार्टमेंट से उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंसेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आस्था, अभी मुझे बताओ रेसिप्रोकल मेथड यानी क्या, और उसके वो तीनों कैटेगरीज एक्सप्लेन करो। जो लास्ट वाली, रेसिप्रोकल कौन सी होती है? लास्ट वाली। हाँ हाँ, तो उसमें सबसे पहले तो अपन जो सेकेंडरी डिपार्टमेंट है उसको प्राइमरी डिपार्टमेंट में अलोकेट कर देंगे जो भी एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले क्लाइंट वगैरह, कैंटीन वगैरह जो है ना, उसको सब में पहले डिपार्टमेंट ए बी सी एक्स वाई, तो वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। प्राइमरी डिपार्टमेंट प्राइमरी नहीं रहता, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और सर्विस रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी और सेकेंडरी रहता है। ये दो चीजें कंफ्यूज नहीं होना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी आपका मेन जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट मतलब एडिशनल जिससे कोई कमाई नहीं हो रही है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डायरेक्ट आप एक्सपेंसेस को लिंक कर सकते हो कोई ना कोई तरीके से, यानी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज, और बचे हुए जो इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो आप लिंक नहीं कर सकते हो, वो आपके सेकेंडरी ओवरहेड होते हैं, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में बांटे जाते हैं। क्लियर है क्या? वो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को किसी रैशनल बेसिस पे बांट देंगे। हाँ। फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आया, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल को इंक्लूड करके जो टोटल आया, यानी सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं, हाँ सर्विस डिपार्टमेंट की जो ओवरहेड्स है उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे। तो उसके वो बांटने के लिए तीन अपने पास मेथड है, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर, और थर्ड वाली रिपीटेड, हाँ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन जब अपने पास दो सर्विस डिपार्टमेंट रहते तभी अपन वो यूज कर सकते, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। करेंगे। अरे क्वेश्चन में अगर बोला है तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए करेंगे नहीं करेंगे, करना है नहीं करना है, वो मेरा क्वेश्चन नहीं हो, तो आपको क्वेश्चन ही बताएगा। एक्सप्लेन करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी क्या होता है। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो अपन इक्वेशन बनाते हैं, एक तो फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट की, सपोज दो दी है सर्विस डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट की इक्वेशन बनाते हैं, उसमें क्या लेते हैं, पहले उसका ओवरहेड प्लस कितना परसेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट उसको दे रहा है एक्सपेंस, और फिर सेकंड की भी एज इट इज, फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सर्विस डिपार्टमेंट का और फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का निकालेंगे, तो उसको अलोकेट कर देंगे परसेंटेज। ठीक है, अभी नमित बताओ ट्रायल एंड एरर मेथड। तो फिर जो पहले अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक साइड में, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वाह बहुत बढ़िया। इशिका बताओ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें जो सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा अलोकेट कर रहा है उससे शुरू करेंगे अलोकेट, या उससे भी कर सकते हैं, जिससे ज्यादा है उससे डिस्ट्रीब्यूट करना प्रेफर किसमें करते हैं? ट्रायल एंड एरर में। मैंने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला आपको, ट्रायल एंड एरर उसके खत्म हो गया, उसने जिस हिसाब से समझाया, पर बाकी सबको पता है तो वो समझ गया वो बोलना क्या चाह रहे हैं। दोनों सर्विस डिपार्टमेंट में दो है तो उसका काटते रहेंगे जब तक कि दोनों के जीरो तक नहीं हो जाते। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है वो सारे डिपार्टमेंट्स में बटेगा, प्रोडक्शन एंड सर्विस, और खुद को उतना ही अपन निगेटिव कर देंगे सो दैट अपन जीरो हो जाए। फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ अलोकेट होगा तो उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट जब तक के जीरो नहीं हो जाते। क्लियर है?
याद आ गया? किस्सा कहानी याद आ गया क्या सबको? तो फिर आपकी नोट्स ओपन कर लो। जब आपको समझ ही गया है तो लिख ही लो। अभी तक समझा नहीं था तो लिखाया नहीं थी ना ना ना, समझ। हाँ यही लिखते हैं, यही लिखते हैं, हम यही लिखते हाँ ठीक है ना, चलेगा। लो निकालो वीडियो। नहीं मैम, फिर घर पे मैम वो टेस्ट की पढ़ेगा मैम, कल ईएस का। अरे बातें कम करो यार। चलो चलो चलो, कुछ नहीं होता। मैम मैम जिसको लिखना है वो लिखेंगे। हाँ ठीक है ना, जिसको लिखना है। अभी मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। चलो वीडियो निकालो। मैम बताओ ना, हम तो लिख रहे हैं। बस पॉज कर दो। अभी आगे का समझो पहले, लिखने के पहले। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये आपने 1-2 क्वेश्चन में कर लिया, लेकिन क्या होता है आपको वो नहीं पता ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? तो बोले बजटेड ओवरहेड, यानी ओवरहेड कितना है आपका, और बजटेड सुटेबल बेस। बेस कौन सा? तो बोले 2 प्रकार के बेस रहते, वैल्यू बेस्ड मेथड रहता और वॉल्यूम बेस्ड मेथड रहता। मतलब बजटेड ओवरहेड्स क्यों बोल रहे हैं बजटेड? क्योंकि अपने को पता है क्या एक्चुअल में कितना एक्सपेंस हुआ, ये सब एस्टिमेशन पे चल रही दुनिया। तो आपका जितना ओवरहेड का खर्चा हुआ है, जितना आपका ओवरहेड का खर्चा हुआ है एस्टिमेशन के बेसिस पे, तो वो अपन निकाल लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन ए का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए अगर है आपका, तो उसका कितना टोटल ओवरहेड का खर्चा बना वो बताओ। तो वो इसीलिए अपन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस एक ही नहीं लिख रहे थे, याद होगा तो वो दोनों में डैश डैश लिखते थे। फिर अपना टोटल जो आता था वो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते थे, नीचे अपन क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय आवर्स कर रहे थे, मशीन आवर्स या मैन आवर्स जो भी था। अभी जो आवर्स था उस वो कौन सी मेथड होंगी और दूसरी कौन सी? देखो वैल्यू बेस्ड मेथड मतलब कॉस्ट को कॉस्ट से कंपेयर करना, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से या प्राइम कॉस्ट से। तो आंसर काय में आएगा? ऊपर भी खर्चा नीचे भी खर्चा, परसेंट फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो वॉल्यूम बेस्ड। तो वॉल्यूम बेस्ड मतलब आपका ये खर्चा जो है वो क्या यूनिट पे हुआ। तो क्या यूनिट हो सकते हैं वॉल्यूम बेस्ड के? बोले डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स या फिर आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट। तो बजटेड ओवरहेड कितने मशीन आवर्स पे एब्जॉर्ब होंगे? एक मशीन आवर किया तो कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे? एक लेबर आवर किया तो कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे? या एक आउटपुट बनाया तो कितने ओवरहेड उसमें एब्जॉर्ब होंगे? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? वैल्यू बेस में परसेंट निकलता है, यानी आपके पूरे खर्चे में का आप कितना परसेंट एब्जॉर्ब करके ओवरहेड निकाल रहे हो आपको समझेगा। आपके डायरेक्ट एक्सपेंस का या डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या प्राइम कॉस्ट, यानी कोई भी एक प्रकार के खर्चे का कितना परसेंटेज आपका ओवरहेड है। जैसे आपको एम्प्लॉय कॉस्ट में दिया रहता था कि FOH फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर, दिया रहता था ना? दिया रहता था नहीं दिया रहता था? तो वो आपको वैल्यू बेस्ड बोल रहा था, वैल्यू बेस्ड मेथड से, समझा। और वॉल्यूम बेस्ड मेथड मतलब क्या है? तुम रेट निकालोगे रुपीस में। समझ में आ रहा है क्या दोनों में डिफरेंस? ऊपर वाले में परसेंट निकलेगा, नीचे वाले में रेट निकलेगा। समझ में आ रही क्या बात? जाओ जा क्या। हाँ अभी प्रेफर्ड क्या रहता है? बोले वॉल्यूम बेस्ड प्रेफर्ड रहता है। क्वेश्चन तो साइलेंट है हमेशा। आपको बोला ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, पर कहीं पे ये बोला है क्या कौन सा वाला मेथड से, क्या मेथड से, कैसा, कुछ भी नहीं बोला है। तो वॉल्यूम बेस्ड मेथड से निकालना। अगर बिजनेस आपको बोला है मशीन इंटेंसिव है, मशीन इंटेंसिव मतलब पूरा मशीनरी पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी पूरी मशीनरी पे है, तो मशीन आवर्स के हिसाब से रेट निकालने का। समझा क्या? पर मशीन आवर, रेट पर मशीन आवर निकालने का, यानी डिनोमिनेटर क्या रखने का? टोटल मशीन आवर्स, ठीक है। अभी लेबर इंटेंसिव रहा तो कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे लेबर का बड़ा रोल है। मशीन इंटेंसिव मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा बिजनेस हो गया? मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल, हाँ ऑटोमोबाइल, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, ये सब मशीन इंटेंसिव है। अभी साइट है कंस्ट्रक्शन साइट, वो लेबर इंटेंसिव है, तो वो अपन देखेंगे लेबर आवर के हिसाब से रेट।
तो आप देखेंगे कितने लेबर आवर्स लगे, तो पर लेबर आवर कितना आपको ओवरहेड एक्सपेंस पड़ रहा है। ठीक है। आउटपुट इंटेंसिव, कौन सी चीज आउटपुट इंटेंसिव होती है? यानी कितना आउटपुट बना उसके बेसिस पे। कुछ क्रिएटिव या कुछ हाँ एग्जैक्टली, एफएमसीजी नहीं, एफएमसीजी पूरा मशीन और लेबर, मेजरली मशीन। हाँ कुछ भी कस्टमाइजेशन या यूनिक जॉब वर्क वाला जो रहता है, जॉब वर्क आपको सिखाया था ना मैंने, जॉब कॉस्टिंग क्या रहता है। हाँ हाँ, और मैंने आपको एक और सिखाया था, कौन सा वाला था, यूनिट कॉस्टिंग, जो यूनिट सिंगल सिंगल यूनिट पे देखते थे, तो उसका कुछ यूनिकनेस रहता है जब भी एक एक यूनिट बनाते हैं, राइट। जैसे कस्टमाइज कार या तो फिर स्पोर्ट्स कार, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कार यूनिक है। कार नॉर्मली आपका मशीन इंटेंसिव होता है, बट स्पोर्ट्स कार मशीन इंटेंसिव नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मशीन आर्ट से ज्यादा डिजाइनिंग वाले का दिमाग लगता है, तो वो आउटपुट बेसिस पे देखा जाता है, तो वो आउटपुट इंटेंसिव हो जाएगा। तो वो आपका किस बेसिस पे होगा, तो आपका डिनोमिनेटर कितना आउटपुट बना, कितना खर्चा लगा और कितना आउटपुट बना, पर आउटपुट कितना खर्चा पड़ रहा है, रेट। समझ में आया क्या? पर आउटपुट कितना खर्चा एब्सॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है। ये आपने वीडियो निकाल लिया है, ये आप लोग लिख लोगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तक समझ में आया सबको, सब बात? चलो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समरी दी है आपको। बोले कोई एक्सपेंसेस है, अगर ए डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही है तो वो सीधा सीधा ए डिपार्टमेंट को अलोकेट कर दो, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑल डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो बोले अपोर्शनमेंट करो हर एक डिपार्टमेंट को। ठीक है क्या? अभी उसमें बोला है अलोकेटेड ओवरहेड प्लस अपोर्शनड ओवरहेड, फिर उसको रीअपोर्शनड ओवरहेड मिलेंगे और उसका टोटल ओवरहेड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ABC, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, सबके अलोकेटेड ओवरहेड तो समझा क्या? अलोकेटेड ओवरहेड मतलब क्या? खुद के खर्चे जो दिए हुए रहते। अपोर्शनड ओवरहेड मतलब नॉर्मल। हाँ, अभी ये जो है अपोर्शनड ओवरहेड और रीअपोर्शनड ओवरहेड, ये सारे प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद टोटल जो बची ओवरहेड की, ये यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, ये यहाँ पे रीअपोर्शन किया ओवरहेड का, और फिर बाद में कितने यूनिट्स पे कितने आवर्स पे एब्सॉर्ब किया। क्या हो गया? अभी मुझे एक बात बताओ, ये क्या स्टेप थी, कौन सी स्टेप थी? आपस में जो करता है सर्विस डिपार्टमेंट आपस में जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सो सॉरी, प्लस जो इंटर रेसिप्रोकल। ये ऑल मेथड्स है। कौन सी? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा क्या? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता ही नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे रीअपोर्शन हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे भी तो जीरो होगा ना, तो निगेटिव तो आएगा, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में लिखोगे ना, कुछ तो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ तो लिखना पड़ेगा। हाँ, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। फिर दूसरा कौन सा था? नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल भी आएगा। नॉन रेसिप्रोकल में क्या था? ये भैया इसको दे रहे, फिर ये भैया का इसको आएगा एडिशनल, फिर ये जो बचा कुछ है इसको जाएगा, जो बहुत अच्छी तरीके से नमित ने एक्सप्लेन किया था। वो ही एक्सप्लेन किया था क्या? नहीं, वो ट्रायल एंड एरर एक्सप्लेन किया। और रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? क्या लाइफ में इश्यू चल रहा है आपके, बता दो। रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से 3 थे? साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर और सेकेंड में तो आपस में देख रिपीटेड। हाँ, अरे मैंने ट्रायल एंड एरर बता दिया उसमें। नहीं, ट्रायल एंड एरर बता दिया मैंने। सेकेंड में वो देखे नहीं इंटर
अरे ये एक इसको दे देगा, इसका हो गया खत्म, फिर ये जो है वो ये तीनों में बांट देगा। यही करते हैं अपन, ये ट्रायल एंड एरर नहीं, ये नॉन रेसिप्रोकल। वो जाएंगे अभी क्लास के बाद, अगर हंसना है तो या तो जोक हमारे साथ भी शेयर करो या तो जाओ, दोनों में से कुछ तो होना चाहिए ना। अभी ये जब ओवरहेड की टोटल आ जाती है, इनकी ओवरहेड की टोटल जब आ जाती है तो फिर इसका रेट निकालते हैं। तो रेट निकालने को आपका न्यूमरेटर तो ये टोटल ओवरहेड्स लेना है, डिनोमिनेटर क्या क्या लेना है आपका, आर्स, कौन से मशीन आर्स या तो फिर लेबर आर्स या तो फिर आउटपुट या तो फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ये तीनों से जो निकलेगा वो परसेंट फॉर्म में निकलेगा, इनसे जो निकलेगा वो रुपीज पर समथिंग, रुपीज पर आवर या तो फिर रुपीज पर यूनिट। समझा क्या? यही क्वेश्चन अपन ने करे हैं, हाँ या नहीं मेरे भाइयों? यही मैंने बताया अभी आपको, यही बताया मैंने आपको कि कुछ और बताया है? फॉर्मूला ना ना ना, चैप्टर नहीं हुआ मेरे भाई। चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। यस, ये अपन अभी नहीं पढ़ रहे, अभी तो बेटा आधा भी नहीं हुआ चैप्टर। अरे आधा परसेंट नहीं बोली मैंने, आधा भी नहीं हुआ चैप्टर बोली, 50% की बात कर रही हूँ, 99.5। चलो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस प्लीज। हाँ नोट्स लिख लेना ना आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स लिख लेना बाद में कभी कभी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, बातें नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, ओपन तो करो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, पेज नंबर है 66। ABC company has following account balances and distribution of direct charges. Allocated overhead बता दिए हैं आपको, indirect labor, maintenance material, miscellaneous supplies, superintendent salary, cost and payroll salary. Overheads to be apportioned बताए हैं, पावर काय पे बांटोगे? नहीं हुआ ये क्वेश्चन। टाइप अलग बात हो गई। अरे वो अलोकेटेड वाले अलग है ना मैडम, आप ये नीचे के देखो, वो अलोकेटेड है, ये अपोर्शन करना है। अलोकेटेड बाय डिफॉल्ट आपको दिए हुए रहेंगे। हाँ, और अपन हमेशा प्राइमरी अपोर्शनमेंट और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ही कर रहे हैं। अभी तक अपन ने अलोकेशन करना कि देखा ही नहीं। अलोकेट कैसे करेंगे? अलोकेट अपन ने जैसे डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा, डायरेक्ट एम्प्लॉय पढ़ा, वो अलोकेट कर रहे हैं अपन, तो वो अलोकेशन है। और ये ओवरहेड्स जो है ये प्राइमरी अपने को दिए हुए हैं, अपने को अपोर्शन करना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो अभी तक अपन करके आ रहे हैं उसको कंफ्यूजन हो गया, इसलिए उसको पढ़ना है। मेरे को बताओ पहले ये क्वेश्चन, डिस्कस तो करो मेरे साथ। पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? नीचे देखो क्या क्या दिया है।
ये लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, उसमें समझ में आ जाएंगे ना। HP RG दे दिया डायरेक्ट। आप अभी तक क्या कर रहे थे? HP और मशीन आर्ट्स कर रहे थे। उसने खुद ने अब HP RG दे दिया, तो दो बनाओगे क्या? नहीं, डायरेक्ट ही करना है। रेंट, फ्यूल एंड हीट, रेडिएटर सेक्शन, इंश्योरेंस, नंबर, हाँ इंश्योरेंस एम्प्लॉय बेसिस पे ही लेते हैं ना। और फैक्ट्री का भी तो अरे भैया, हाँ अगर फैक्ट्री का हम तो इंश्योरेंस कैंटीन विंटीन सब एक ही है। इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस किसका है वो बोला नहीं है ना अभी अपने को। हाँ क्यों? फिर वो प्राइमरी हो गया ना, एम्प्लॉय का सेकंड। अरे बाबा, फैक्ट्री इंश्योरेंस रहेगा तो वो अपन अपोर्शन करेंगे कि अलोकेट करेंगे? अलोकेट हो गया होगा जनरली। इन्वेस्टमेंट से ही करें। हाँ अरे भाई मेरे, इंश्योरेंस एम्प्लॉय का नहीं रहता है क्या? एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कहा जाता है, इंश्योरेंस में आएगा क्या? पहले तो वो चीज बताओ। हाँ चलो, अब नजरें खुली तुम लोगों की दिमाग की। अरे भैया, लेबर कॉस्ट में जाएगा ना इंश्योरेंस एम्प्लॉय का। नहीं तो पहले आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बोला ना सबने, मैंने बोला क्या तुमने बोला? मेरे तो कान पे पड़ा, किसी ने तो भी बोला, किसने बोला मेरे को नहीं पता। देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंश्योरेंस एम्प्लॉय का जो रहता है वो कंपनी के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं है। इंश्योरेंस कॉस्ट कौन सा रहेगा? जो मशीन, असेट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट उस पे लेंगे वो। क्लियर है? डिपार्टमेंट का इंश्योरेंस वही तो बिल्डिंग का रहेंगे ना मैडम, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में चला गया। एम्प्लॉयज का, कैंटीन के एम्प्लॉय का इंश्योरेंस किया है तो वो कैंटीन के एम्प्लॉय की सैलरी में जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर जो रहता है कैंटीन का डायरेक्ट लेबर, जो अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसी में रहता है। हाँ समझी बात? अच्छा जो ऊपर एलोकेट किया है वो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। हाँ 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 हाँ, क्लिक हो गया क्या? सबको सब क्लिक हो गया? आगे पढ़े। ट्रेड लाइसेंस फी किस पे लगना चाहिए? लाइसेंस फी किस पे लगना चाहिए? क्यों फ्लोर पे? क्यों क्यों क्यों? जहाँ ट्रेड कर रहे वहाँ का लाइसेंस है। ट्रेड करने के लिए लाइसेंस फी मिली तो कैसे करोगे? इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। भैया ने तो पढ़ लिया इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट बोल दिया, पर क्यों वो नहीं बता रहा। क्या मैं इन्वेस्टमेंट में इसका ट्रेड लाइसेंस क्या बोले फिर? फ्लोर्स पे तो नहीं होगा। फ्लोर्स पे क्यों होगा? एरिया पे थोड़ी ना होता है लाइसेंस, एरिया के बेसिस पे मिलता है। इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट बोला वो बिना पड़ेगा। हाँ, अरे ट्रेड लाइसेंस फी इन्वेस्टमेंट पे है। हर एक इन्वेस्टमेंट यानी हर एक, आपने या तो फैक्ट्री आउटलेट हो गया, या तो फिर आपका प्रोडक्शन फ्लोर हो गया, या तो आपका स्टोर्स हो गया, तो हर एक चीज का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। कि हमको वेयर हाउस खोलना है, वेयर हाउस का भी लाइसेंस लगेगा। उनको प्रोडक्शन फ्लोर का भी अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है, तो उसका ट्रेड लाइसेंस फी कि वहां से हम बिजनेस कैसा करने वाले हैं, तो वो ट्रेड लाइसेंस फी आपके इन्वेस्टमेंट पे जाएगा। वो पहले ही एलोकेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ट्रेड लाइसेंस फी आपके बिजनेस का टोटलिटी में लगता है, फिर अपन उसको रीअपोर्शन कर रहे हैं या अपोर्शन कर रहे हैं,
और अपन बोल रहे हैं कि भैया बिजनेस के ये डिपार्टमेंट को इतना जाना चाहिए, ये डिपार्टमेंट को इतना जाना चाहिए। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो बाय डिफॉल्ट जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ही मिला होगा ट्रेड लाइसेंस। अभी सर्विस वालों को क्यों जाना चाहिए ट्रेड लाइसेंस? कैंटीन है तो कैंटीन वालों को भी लाइसेंस लगेगा ना, बिना लाइसेंस के खाना बना सकते क्या? तुम कोई होटल खोल रहे हैं और तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, खोल पाते क्या होटल बिना लाइसेंस के? तो फिर वो हाँ अरे हाँ, लेकिन कैंटीन का लाइसेंस लेना क्या अपने को कैंटीन के लिए जरूरी है या अपने को प्रोडक्शन के लिए अपने को कैंटीन लगाना है उसके लिए जरूरी है? तो प्रोडक्शन के लिए तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना। प्रोडक्शन के लिए कैंटीन डालना पहली चीज इनडायरेक्ट खर्चा है। बिना कैंटीन के भी प्रोडक्शन हो सकता है ना, अटक थोड़ी जाएगा कहीं से। बाहर होटल से मंगवा के दे दो, खुद के घर में होटल लगाने की जरूरत है क्या? तो फिर उसका होटल के रिगार्डिंग जो भी खर्चा है, यानी कैंटीन के रिगार्डिंग जो भी खर्चा है, वो सारा इनडायरेक्ट ही रहेगा इन नेचर। क्लिक हो रही है क्या बात? अपन ने कैंटीन नहीं भी डाले तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नहीं। अगर आपको एम्प्लॉय को खाना ही खिलाना है तो बाहर से लाके दे दो ना, घर में बनाने की जरूरत नहीं है। दो ऑप्शन है उनके पास, घर में बनाओ या बाहर से लाओ। वो क्या बोल रहे हैं, हम घर में बनवाएंगे। तो घर में उसने कैंटीन सेटअप करी, यानी खुद के ऑफिस में कैंटीन सेटअप करी। अब खुद के ऑफिस में कैंटीन सेटअप करी तो खाने का काम जहाँ पे होता है, खाने के लिए लाइसेंस लगता है फूड वालों का। लगता है कि नहीं लगता है? समझ में आ रही क्या बात? लाइसेंस सबका सभी चीज का लाइसेंस लगता है। एग्जैक्टली समझा? डेप्रिसिएशन ये तो बहुत सिंपल है, यानी आखिरी के 3 इन्वेस्टमेंट पे हो गए, हाँ कि नहीं? डेप्रिसिएशन अपन ने अभी तक बुक वैल्यू ऑफ एसेट देखा ना, यानी इन्वेस्टमेंट ही हो गया ना, उसका मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही हो गई ना। मैंने मशीन शॉप खोली, उसके लिए मैंने 6,40,000 इन्वेस्ट करे। दिख रहा है क्या आपको? मशीन खोली 6,40,000 मशीन शॉप, तो मशीन शॉप के लिए 6,40,000 जो इन्वेस्ट करे वो एसेट की वैल्यू होंगी ना। समझ रहे क्या? और उसी पे डेप्रिसिएशन लग रहा, उसी पे इंश्योरेंस लग रहा, हाँ या नहीं? और मशीन शॉप खोली तो मेरे को वहां पे जो मशीन का काम कर रही हूँ मैं, उससे जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसके लिए ट्रेड लाइसेंस लगा। समझ में नहीं आ रहा क्या भैया बहन? तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क। अभी इसके आगे देखो, इसमें एक्चुअली क्या है, expenses charged to the stores and maintenance department are to be distributed to other departments in the following percentage। अब आपको इसने परसेंट का डब्बा नहीं बना के दिया, ऐसा लिख के दे दिया, ठीक है? तो उससे कर लोगे ना, फॉर्मेट कैसा भी आए, क्वेश्चन तो सेम ही है, हाँ या नहीं? सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हाँ होमवर्क है फर्स्ट वाला। देखो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। आपको डायरेक्ट वेजेस दिया है, वर्किंग आवर्स दिया है, वैल्यू ऑफ मशीन दिया है, एचपी दिया है, लाइट पॉइंट्स दिया है और फ्लोर स्पेस दिया है। रेट्स एंड रेंट एंड रेट्स काय पे जाएगा? जनरल लाइटनिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, हाँ अच्छा सॉरी, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, HP वर्किंग आवर्स, depreciation, sundries, machine hours, working hours की डायरेक्ट वेजेस। और एक क्वेश्चन में वेजेस क्या? अभी काय पे करोगे? सन्ड्रीज लिखा है, काय पे करोगे जल्दी बताओ। या तो डायरेक्ट वेजेस या तो वर्किंग आवर्स। बाकी के खर्चे बैलेंसिंग, सन्ड्री मतलब बैलेंसिंग, डायरेक्ट वेजेस पे बांटे हैं। अभी एक चीज ध्यान में रखो, अगर अदर ओवरहेड्स लिखा है, अदर ओवरहेड्स ऐसा नाम है, तो आपको करना है वर्किंग आवर्स पे या लेबर आवर्स पे या आवर्स पे, ठीक है? और जहाँ पे सन्ड्रीज लिखा है हमेशा वेजेस पे करना है, क्लिक है क्या? तो ये आप आपके दिमाग में फिट कर लो, आपकी लगे तो नोट, हाँ आपकी लगे तो नोट्स में। मैंने आपको आवर्स पे बोला था,
हाँ, मैंने अदर ओवरहेड्स का आर्स पे बोला था, और अपन ने सन्ड्रीज का जो है ना, तो वो अदर ओवरहेड्स और सन्ड्रीज को अलग अलग रख रहा है। सन्ड्रीज यानी वो क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस, सन्ड्रीज को वो अज्यूम ऐसा कर रहा है। अभी अपने को ये थोड़ी पता है कहीं पे एम्प्लॉय रिलेटेड सन्ड्रीज लिखा है क्या? सन्ड्रीज यानी बैलेंसिंग, अदर्स, अदर्स इज सन्ड्रीज। हाँ हाँ, लिखो नोट्स में। इसी के नीचे लिखा है ना? हाँ हाँ, वो डब्बे में लिखो, वहां पे लिखो सन्ड्री, सन्ड्रीज, डायरेक्ट वेजेस। आपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल बनाया था ना, एग्जांपल्स मैंने लिखवाए थे, उसमें नीचे लिखना है सन्ड्रीज, उसका आंसर में आप लिखोगे डायरेक्ट वेजेस अलोकेशन मेथड में। अदर ओवरहेड्स, वर्किंग आवर्स ऑब्लिक लेबर आवर्स, अदर सन्ड्रीज नहीं, दो चीजें बोली, अदर ओवरहेड्स और सन्ड्रीज, दो चीजें बोली मैंने। अदर ओवरहेड्स का क्या बोलेंगे? परसों अपन ने क्वेश्चन नंबर 31 किया मुझे था, पता है, उसमें मैंने आर्ट्स पे बोला आपको। हाँ आपने सुधार हाँ, आपने सुधार करना। नहीं नहीं, वापस मत सुधारो, सुधारना नहीं है। हाँ हाँ ना, तो नहीं थोड़ी बोल रही मैं, नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना है। कंफ्यूज काय को हो रहे हो, मेरे को बताओ लाइफ में। अरे वो अदर ओवरहेड्स का बोलो। अदर ओवरहेड्स है वर्किंग आवर्स या तो फिर लेबर आवर्स, कोई भी प्रकार के आवर्स। जब मशीन आवर्स और लेबर आवर्स दोनों दिए तो लेबर आवर्स पे लेना या वर्किंग आवर्स पे लेना। वर्किंग आवर्स यानी टोटल कितना टाइम काम किया, मशीन आवर्स यानी कितना टाइम मशीन चली। समझ में आ रहा क्या? थर्ड वाला देखो, हाँ होमवर्क है। टेस्ट है, 2 टेस्ट है। तो टेस्ट किसकी है? सर की। तो होमवर्क किसको कब मांगना चाहिए था? क्या बात है? पढ़ाई पूरी एम स्क्वायर की है। सीएस आरती के टेस्ट है, पढ़ाई एम स्क्वायर की है। मैं तो एम स्क्वायर के ब्याह पे दे रही हूँ, सीएस आरती के ब्याह पे दे नहीं रही। मैं क्या बोलूं तुम्हारे ब्याह में, तुम खुद नहीं बोल रहे, मैं क्या बोलूं बताओ? अरे रिप्रेजेंटेटिव है ना। यू आर द फेस, यू शुड स्पीक अप। मैं क्यों बोलूं? टीचर है, मेंटर है आप भी हमारे। आप हमारे टीम से मेंटर जो है उसी को बोलना है, तो फिर मेरे थ्रू क्यों बोलना है? डायरेक्ट डायरेक्ट बोलना। अच्छा, बाप रे बाप, गलत फहमी में मत रहो, बहुत गलत फहमियां पाल रखी है। चलो क्वेश्चन 3, अब इसमें क्या दिया है? यूजिंग स्टेप लैडर मेथड, देखो दिख रहा है, डबल कोटेशन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेप लैडर मेथड बोला है, डबल कोटेशन में। स्टेप लैडर मतलब कौन सी मेथड? किसका नाम है स्टेप लैडर? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नॉन रेसिप्रोकल को बोलते हैं स्टेप लैडर। एक से दूसरे पे जंप कर रहे हैं ना, दूसरे से पहले पे वापस थोड़ी जा रहे हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर रेसिप्रोकल में पहले से दूसरे पे भी जा रहे हैं, दूसरे से पहले पे भी जा रहे हैं, वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। स्टेप लैडर का मतलब क्या होता है? एक सर्विस का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दो पहले, फिर बाद में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा खर्चा अलोकेटेड और अपोर्शन जो किया है पहले सर्विस डिपार्टमेंट से, वो भी सब मिला के फिर प्राइमरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी आपने नॉन रेसिप्रोकल मेथड जो किया है वो, समझा क्या? तो आप आपके कन्वीनियंस के लिए लिख लो कहीं पे, नॉन रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू स्टेप लैडर। समझा क्या? हाँ लिख लो। अभी ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन पे, यहाँ पे स्टेप लैडर बोल रहा है, इसीलिए उसने कितने सर्विस डिपार्टमेंट दिए? देखो, प्रोडक्शन के 3 ही डिपार्टमेंट है, सर्विस के 4 डिपार्टमेंट है। तो
सर्विस के 4 डिपार्टमेंट को अपने को अलोकेट करना पड़ेगा. ओवरहेड कॉस्ट फॉर 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम ऑर्डर में भी करना है. उसने बोल दिया पहले पी का जो है वो बाकी सबको जाएगा, फिर सिर्फ क्यू में थोड़ी जाएगा. हाँ, फिर क्यू का जो है वो आर एस में जाएगा और फिर आर का जो है वो एस में जाएगा. बेसिस भी बताया है उसने, बेसिस भी बताया. पी का जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे बांटो, एस का प्रोडक्शन में जाएगा एक्स वाई जेड में. QRS और ABC सब में लगा है, सिर्फ QRS में. बीबीसी का है हाँ, XYZ. QRS में ही जाएगा. QRS में लगा. फिर जो लास्ट है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. पहले एक सर्विस से दूसरे सर्विस में एक ही लास्ट सर्विस बचेगा जो सब प्रोडक्शन में जाएगा. ठीक है नहीं करा. भाई, मेरे पहले डिस्कस तो कर लो. पी का क्या बेसिस पे बोला है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे. आपको देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कॉलम दिया है यहाँ पे ऊपर, दिखा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हाँ एरिया, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट दे दिया, फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिया. 3 ही आपको वेरिएंट दिए, लेबर आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और एरिया. ठीक है, मैम ये वाला 5:4:5 के रेशो में हमारा 5:4:5. यस, हाँ, 5:4:5. पी का 45,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:4:5 में. फिर क्यू का 75,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे, नहीं 6,000:3,000 में. क्यू का डायरेक्ट लेबर 6,000:3,000 समझते हैं. 6:3. फिर आर का एरिया इन स्क्वायर मीटर्स 1,05,000 बटेगा 1,000 पूरा ही. और एस का डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे, तो एस का 30,000 प्लस जो सारे अलोकेटेड हुए वो आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स 4,000, 3,000, 4,000 वाले में. समझ में आई क्या बात? लॉजिक समझा? अभी ये अपने को अभी करना है. मैम ये अपन सब में करते थे जो शायद सब में क्यों करते थे? मेरे को याद आ रहा था. एक तो याद आ रहा था तो सब में करते थे. और फिर इसका जितना बचा उतना ऐड करते थे. फिर इसको भी सब में करते थे. फिर इसका जितना बचा उसका क्योंकि वो 50,000 ही आया था ना अपना. हाँ, ठीक है, सबको करेंगे और फिर ऐड किया तो फिर 2 लाख आए. ठीक है, सबको करेंगे, प्रोडक्शन वाला को करेंगे. अपॉर्चनमेंट बेसिस के बेसिस पे नहीं, होमवर्क नहीं, ये अब भी करना है. गलत हुआ है. सबको करेंगे. 2 लाख जो है वो बाकी सबको किया है, फिर बचा हुआ जो 1.5 लाख है वो बाकी सबको किया है. हाँ ठीक है ना, वही है, सबको करना है. ओपन तो करो पहले. 3 करना है अभी चालू लिखने का. हाँ, मॉड्यूल नहीं आया तो हम 3 में अब फिर मैं कैसे बताऊं? हाँ चलो ओपन करो, या फिर रुक जाओ, क्वेश्चन का पहले समरी लिख लो. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तेरे बैग में और तू मेरे को बोल रही क्या बोल रही है. पार्ट 1 में भाई मैम दे दो हमको कर दो. हम पेज नंबर 70. 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन.
अरे भैया बातें मत करो, मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखो। एक पेज पे नहीं आएगा तो पूरा 2 पेज पे स्प्रेड कर दो ना, 2 पेज पे स्प्रेड कर दो। बेसिस दिया है तो भी लिखना पड़ेगा। आपको उसका प्रपोर्शन वहीं पे बताना पड़ेगा ना। पर्टिकुलर्स के नीचे लिख दो। हम्म दिख रहा है क्या कि बहुत बारीक बारीक लग रहा है? भाई मैं बात दिख रहा अच्छे से। दिख रहा ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, तुम मिडल पेज पे लिख सकते हो, मैं कितना बड़ा स्क्रीन करूँ ना। अच्छा दिख रहा, तो अब सॉल्व भी करो। मजा आ रहा, ओहो हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो कि मुझे टेंशन आ जाता है। कहाँ से सीख के आ रहे हो भैया? सॉरी, कितना 100, 125, कुछ तो गड़बड़ हुआ ना मेरा। 85 क्या गड़बड़ हुआ मेरा? 450 आ रहा ना। हाँ तो मेरा बोल भी नहीं रहा, तुम लोग क्या छाप रहे क्या पूरा? हाँ हाँ हाँ। हम्म, 10,000 है, 12,500 है, 8,500 है, डैश नहीं, सॉरी। फिर यहाँ पे कितना, 7,500, 10, 50, 3,000। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसका ही सेम देख के लिख दिया ना। तो तुम छाप क्यों रहे हो भैया करने के? अच्छा नहीं, ये लोगों को बोल रही हूँ मैंने। 5,000, 4,000 और 5,000, ठीक है। क्यों? ये 2 डैश समझी क्या सबको? अब पी को अलोकेट नहीं होगा कुछ भी, तो पी की डैश आएंगी हमेशा। अभी क्यू की भी डैश आएंगी, क्योंकि क्यू में अलोकेट नहीं करना है, उसको खत्म करना है। क्यू का 80,000 डिस्ट्रीब्यूट। हाँ 4, 3, 4, 6, 3, 20 कितना है इसका खर्चा? 75, 75,000 डिवाइडेड बाई 20, 3750 इंटू 4। हाँ क्या? डिस्ट्रीब्यूट जो करनी है वो 85 होगा। 75 प्लस
अच्छा हाँ, मैंने 575 ही ली मैंने, हाँ हाँ 80, और ये कितना 20 आया था ना, 4000 का रेट है, 4000 इंटू 4, 16,000, अच्छा इंटू 3, 12,000, 16,000 डैश नेगेटिव 24,000 और 12,000। पी क्यू, अब आर की बारी, एरिया हाँ वैसे भी लिख सकते हो, 6:3:3:डैश:2 15, 14, अब इसका है कितना अपने पास, 24,000, 57,000 कितना है टोटल, 24 4 105 133, 1,33,000 और 14 से डिवाइड हो रहा ना, इंटू 6, 57,000। अरे आप लोग भी बताओ, कुछ बता सकते हो बॉयज, 28,500 अरे बॉयज को बोल रही हूँ भैया, 19,000। हाँ सब 3 डैश, फिर हाँ हाँ उसके आगे, वेरी गुड प्रेम। ये जो ये ऐसा शेप बन रहा है ना, निगेटिव डैश डैश, उसी को स्टेप, इसीलिए इसका नाम है स्टेप लैडर, समझ में आया क्या, वो स्टेप्स दिखती, अगर अपन पहले यहाँ पे पी क्यू आर लिखते थे ना तो प्रॉपर स्टेप दिखती थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पीछे लिखते थे तो वो दिखने में स्टेप दिखते ना, इसलिए स्टेप लैडर नाम है। अभी एस का तो बहुत सिंपल है, 4:3:4 में, 4:3:4 में करना है ना, तो कितना कितना है, 30,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 19,000, 66 डिवाइडेड बाई 11, 6,000, 24,000, 18,000, 24,000, अभी ये यहाँ पे अपन कर देंगे 1000, तो ये हो गया 0,0,0,0, अब इन तीनों की टोटल 3,01,35,160, हाँ वो तो 4 0, 4 रहेंगे ना, 4 है ना बराबर है ना, ना फर्स्ट पार्ट हुआ ये, फर्स्ट पार्ट हुआ ये, ए पार्ट, बी पार्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट एज पर डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ओवरहेड रिकवरी रेट, यही टेबल कंटिन्यू करने का, लेबर आर्ट्स कितने कितने दिए हैं आपको, लेबर आर्ट्स 4,000, 3,000 और 4,000, रेट पर आर कितना हो जाएगा फिर, 3 लाख डिवाइडेड बाय 4,000, 75, फिर 135 डिवाइडेड बाय 3,000, 45, और 160 डिवाइडेड बाय 4,000, 40 रुपीस पर आवर, रुपीस पर आवर, रुपीस पर आवर, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। सबसे छोटा आंसर होगा ये आउट ऑफ ऑल, एक ही टेबल में हो गया,
4 टेबल नहीं बनाने पड़े अभी तक आपको, कितने सारे? 5 मार्क। अच्छा है ना? मैम मेरे को इसमें ओवरहेड्स में कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड दिए ना, तो वो अपन इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर उसको तो allocate तो अलोकेट तो कर दिया ना, ये अलोकेट करे हुए है। ये देखो, ये जो आप फैक्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये अलोकेट करने के बाद ही है कौन से डिपार्टमेंट को कितना अलोकेट करना। अब क्या होता इसमें से, अब ये जो अलोकेट करे हुए ना, इसके अगेंस्ट आपको कोई रेवेन्यू है क्या? नहीं। तो ये लोगों को अलोकेट होने के बाद वापस अपोर्शन करना पड़ता, समझा क्या? ये तो ऑलरेडी अलोकेटेड ही है ना ओवरहेड्स। तो ओवरहेड पहले सबको अलोकेट होते, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी और सर्विस डिपार्टमेंट को भी अलोकेट होते, यानी ये पहली लाइन पूरी। और फिर बाद में अपोर्शनमेंट करते ऑफ आपका सर्विस डिपार्टमेंट। अलोकेटेड ओवरहेड्स को आप सर्विस डिपार्टमेंट में अपोर्शन करते हो। क्या करते हो? तो पहले वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 था, हाँ, तो उसमें जो दिए थे अलोकेट थे, तो उसका टोटल भी अपोर्शन होगा। हाँ, ये जो है ना पहले वाला क्वेश्चन, चलो मैं इसमें ओपन कर लेती हूँ तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा देखने को। ये देखो मैडम, ये देखो, आप पहले इनडायरेक्ट लेबर लिखोगे पूरा, मेंटेनेंस मटेरियल लिखोगे पूरा, मिसलेनियस सप्लाईज लिखोगे पूरा, सुपरिटेंडेंट सैलरी लिखोगे एज इट इज, कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी लिखोगे एज इट इज। इतना समझा? ये सब आपके अलोकेट हो गए, फिर इसकी टोटल निकालोगे और उसके साथ साथ ये जो है ये ओवरहेड भी अपोर्शन करोगे। ये जो है इसकी टोटल वो फर्स्ट लाइन होगी अपनी, ये वाले इसमें जो फर्स्ट अब इसमें जो है, इसमें से ये वाले जो है ये भी वापस री अपोर्शन होंगे। तो पहले तो इसको अपोर्शन करना पड़ेगा, यानी सबको बांटना पड़ेगा, और फिर री अपोर्शन करेंगे किसको? इसके भी जो इसमें से जो ये लास्ट दोनों लाइन में जा रहे हैं वो, प्लस ये ऊपर के जो लास्ट दोनों लाइन में है वो। समझा क्या? अभी तक अपन ऐसे ही कर रहे थे ना, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉई अपन अलोकेटेड यहाँ पे लिख ही रहे थे, आया किधर में, फिर उसको भी तो अपोर्शन कर रहे थे आगे, याद आया? क्लियर है क्या सबको? वो क्या बोल रही है आपको समझा क्या? नहीं समझा है गैस? नहीं समझा तो दिमाग लगाओ मत, कंफ्यूज हो मत, सीधी सीधी बात, ठीक है? अभी अपन करेंगे क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड भैया, अपने को अभी एक स्टेप आगे चलना है ना लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 12, 1 to 12, पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बड़ा नहीं है, क्या बहुत बड़ा है? अरे देखने को बड़ा है भाई मेरे, क्या बड़ा बड़ा है? हाँ, राइटिंग बड़े है, टेबल बड़ा है, क्या रोते तुम सच्ची में? ये चैप्टर के क्वेश्चन इतने तो साइज के रहेंगे ही ना, तुम इसको रोगे तो कैसे होगा? बाबा लिमिटेड बिलोंग्स टू ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड बाइसिकल्स। The production of bicycle passes through 3 different departments, X1, Y2, Z3. The bicycle being equipped with gears needs quality check from time to time. Thus, company also operates 2 service departments, namely quality control and maintenance for its bicycle. Following information: rent and rates, general lighting, indirect wages, power, depreciation, sundries. कैसे कैसे एलोकेट करोगे बता दो? फ्लोर एरिया, लाइट पॉइंट्स,
डायरेक्ट एक्स इंटू आर, कैपिटल वैल्यू और डायरेक्ट वेजेस। सबको समझा क्या बोले? तो ऐसे एलोकेशन करना है, फिर क्या करना है अपने को? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का क्या करोगे? ये डायरेक्ट वेजेस जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट की लिखोगे ना, प्रोडक्शन की लिखोगे क्या? कहाँ लिखे? ये क्वेश्चन है भैया, आंसर नहीं है। आप देखोगे तो इन्होंने क्यों लिखे, इन्होंने तो अपने को बताया क्वेश्चन में कि ये सब है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर दिया है उसने। अभी अपने को क्या देखना है? द टेक्निकल असेसमेंट अनवील्ड द फॉलोइंग बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। अपने को अपॉर्शनमेंट का बेसिस बता दिया। क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस, ये दो आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। ये सर्विस डिपार्टमेंट का एक्स वाई जेड और अपने आप में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपस में एक दूसरे में है, देख लो कौन सी मेथड से करना है, देखते हैं। डिटरमाइन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स। ओवरहेड total and rate per hour under this production department after redistribution to service departments overhead। देखो क्या बोल रहे, overhead total and rate per hour under production departments after redistribution of service departments overall overhead। यानी आपको क्या निकालना है? रेट पर आवर निकालना है। रेट पर आवर बोल दिया उन्होंने, आर कौन सा लोगे? वर्किंग आवर्स। तो डिवाइड कैसे करना है ओवरहेड्स को? वर्किंग आवर्स से। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ बाइसिकल, ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने किया है। टोटल कॉस्ट ऑफ बाइसिकल कंसीडरिंग डायरेक्ट मटेरियल लेबर टोटल दिया है, विच आर बीइंग प्रोसेस्ड इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 3 फॉर 4, 5 एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो आपका x1 का रेट इंटू 4 आवर्स, y2 का रेट जो आप निकालेंगे इंटू 5 आवर्स, और z3 का रेट इंटू 3 आवर्स। ये ऐड कर दोगे, प्लस DM20 प्लस DL12, तो ये आपका बाइसिकल का कॉस्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट अभी सॉल्व करना है ये। चलो हो जाओ चालू। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मेरी इच्छा, मेरे को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस करवाना है। घर पे क्या करते हैं? घर पे कुछ नहीं करते। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस अब भी करना है, सॉल्व करना है आपको ये क्वेश्चन। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है वो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ। है ना क्वेश्चन में? फिर तो दिक्कत है ही नहीं, फिर क्या डाउट है लाइफ में? चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन, अब भी सॉल्व करके चाहिए मुझे क्विकली। नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने एक क्वेश्चन कर लिया ना आज। मैं क्या करूँ प्रैक्टिस करके? हाँ थैंक यू, अच्छी बात है, अच्छी चीज बताए। चलो करो। क्विकली करो। कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया?
बोर्ड पे है आंसर, देख सकते हो आप। मैंने पावर के लिए आवाज नहीं दी। हॉर्स पावर पे कर दिया ना, क्यों किया? ये अभी बहुत बड़े फिगर्स और टाइम और कास्ट नहीं नहीं, 1 मिनट, कुछ तो बात होंगी जब भी किया होगा ना। एक बार सब जने एग्जैक्टली एक बार सब जने यहाँ पे ध्यान दो। जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ आवर्स बोला है तो यू कैन अज्यूम कि वो आपके मशीन आवर्स होंगे, यू कैन अज्यूम आपके वो लेबर आवर्स होंगे, तो आप हॉर्स पावर इनटू आवर्स कर सकते हो। बट वर्किंग आवर्स दिया यानी टोटल कितने घंटे काम हो रहा था, तो टोटल कितने घंटे काम हो रहा था यानी एम्प्लॉय कितने घंटे बैठा होगा, मशीन कितने घंटे चली, सब मिला के टोटल घंटे है। तो उसमें तुम हॉर्स पावर इंटू आवर्स नहीं कर सकते, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स ही करना पड़ेगा। तो मशीन आवर्स तो है नहीं आपके पास, तो सिर्फ हॉर्स पावर पे डिवाइड। तो आपको वो लाइन वापस रीअलोकेट करना पड़ेगा, वो लाइन कट कर दो और वो लाइन नीचे वापस अलोकेट कर दो। पावर का आंसर आपका मैच हुआ क्या? पहुंचे नहीं, वेरी गुड, फिर पहले ही समझ गए। तो आपको क्या ध्यान रखना है अपॉर्चनमेंट करते वक्त, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ आवर्स नहीं बोला है, मशीन आवर्स बोला है, तो आप क्या करोगे, पावर को हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स। अगर आपको दिया है सिर्फ आवर्स लिखा है तो आप पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पावर एंड फ्यूल को हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स और सिर्फ आवर्स जो भी दिया है। और अगर आपको दिया है वर्किंग आवर्स, मतलब वो मशीन आवर्स भी नहीं है और वो नॉर्मल लेबर आवर्स भी नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा क्या? तो फिर डिस्ट्रीब्यूट उस पर नहीं करना। क्लियर है क्या? और उसका एक और तरीका रहता है, चेक कर लेना बहुत ज्यादा डेसिमल में आंसर आ रहा है यानी अपना कुछ गड़बड़ हुआ है। ये एक हमेशा ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा डेसिमल में आंसर आ रहा है तो अपना गड़बड़ हुआ है, तो फिर अपने आप को करेक्ट कर लेना वहीं के वहीं। क्लियर है क्या?
नहीं है टेबल? आगे क्या करना है? क्या बोला है क्वेश्चन में? करो सॉल्व इसको। अभी करना है, पूरा क्वेश्चन खत्म करना है अभी। ये टेबल में कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ कर लो चलता है। खाली एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, उसमें टेबल फॉर्मेट वही रहने दो, बस एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चलोगे। हाँ ठीक है, टोटल करिए ना अपने फिर आंसर। ऊपर का करो चेक। करो चेक करो। बेसिस हाँ ठीक है ना, बेसिस हाँ नहीं लिखो तो भी चलेगा, एक एक बार सबका लिख लेना एक एक बार, फिर उसके बाद नहीं भी लिखो तो वो सेम बेसिस है। हो गया क्या? नियरेस्ट रुपये बोला है ना शायद उसमें क्वेश्चन में। हाँ
माइनस किया हाँ तो बाकी के टोटल है ना वो 1120 हो रहा है तो कहीं पे राउंड डाउन कर दे क्या फिर चलता ये वाला बोल रहे हो क्या? उसके नीचे वाला जो है ना माइनस किया उसको ये हाँ, हाँ तो जो ये बांट रहे हैं ना तो उसका टोटल 1120 आ रहा दिस प्लस दिस। हाँ ये एक किसी को एक कम कर दो ना। क्योंकि सब में 0.5 या ऊपर डेसिमल राउंड हाँ तो एक में कम कर दो ना, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए आइडियली। कल आपकी क्लास नहीं है ना? है ऑडिट की ऑडिट की नहीं? 2 टेस्ट है? एक और शाम को और 2 ऐसे पे मतलब एक सभी ऐसे का अलग है मैम वो 11 को भी बांटना है वापस। नहीं 11 को मत बांटो। 0 करने के लिए बांटना पड़ेगा हाँ जल्दी जल्दी करो। यहाँ पे 5 लिखना है ना यहाँ पे 4 आना चाहिए हाँ ठीक है ना। 5 करके यहाँ पे 0 लिख दो हाँ मतलब जो लास्ट वाला वहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे 4 वन मत दो उसको, आप खत्म करो वहाँ पे। हाँ और यहाँ पे 1 बढ़ा दे हाँ, कहीं पे भी बढ़ा सकते हो। वो उन्होंने 4 की जगह पे 5 लिखे, वो उन्होंने वहाँ पे एडजस्ट किया, तुम कहीं पे भी कर सकते हो। चलो हो गया क्या? जल्दी जल्दी करो भैया, फिर मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए और आगे काम है भैया थोड़ा सा। मेरे को आवाज नहीं चाहिए, आवाज छोड़ के बाकी कुछ भी बोलो आप, ठीक है? आवाज मतलब डिस्कशन। एक ही क्वेश्चन बोला था मैडम आपने, समय है। इसकी टोटल ये नहीं आ रही किसके टोटल? 1119 हाँ ठीक है ना, वो एक आंकड़े का फर्क आ रहा है ना, वन, तो वो कहीं पे एडजस्ट कर दो ना। तो करेगी ऐसे कर दे नहीं नहीं, एक एडजस्ट करो, ऐसे कैसे कर दे? मैम हमारी आई ना तो तुमने ये फिगर्स में लिखा सेम फिगर लिखे क्या? छापा नहीं मैम, तो राउंड लाइन बरोबर क्या पहले इसमें समझो राउंड डाउन पूरा ऊपर भी आया ना, तो अगले इसमें पूरा नीचे आ गया वो, इसलिए वो ये सब सारे राउंड अप होके फिगर्स अरे ठीक है ना, वो जो भी बोल रहे हैं करने दो ना उनको, उनके हिसाब से। तुम्हारा डाउट है, तुम समझ गए कि क्या करना है। एक को राउंड डाउन कर लो। कुछ नहीं हो सकता, हो गया ना आपका, सबसे पहले हो गया ना। नीचे का क्या है? हाँ करना है ना, करो जल्दी से। ये भी लिखना है। लिखना कुछ भी नहीं है भैया, सॉल्व करना है। मैंने बताया है कैसे सॉल्व करना है। क्यों अभी बताया नहीं क्या? 12,000 प्लस 20,000 प्लस रेट पर आवर इंटू
तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया जब भी किया, तो यहाँ पे रेट पर आवर आपका निकल गया होगा आई प्रिज्यूम। रेट पर आवर तक निकाल दिया। हाँ तो फिर वो सॉल्व करो, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना बनता है, तो बोले उसका मटेरियल, उसका एम्प्लॉय कॉस्ट और उसका ओवरहेड, ओवरहेड का रिकवरी आपको बताया है कितने घंटे पे करना है। देखो आप जल्दी कर लोगे तो आप फायदे में रहोगे बोला। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर अभी कर लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, घर पे जाके करने मिलेगा तो फिर बहुत दिक्कत पाओगे, क्योंकि आपकी 2-2 टेस्ट है, कल 2-2 क्लास है। मेरी तो क्लास नहीं है, मैं तो संडे समझ रही हूँ, तो मैं तो होमवर्क दूंगी संडे समझ के। क्या करे इतना प्रेशर। मैं कुछ नहीं कर सकती, वो वार्तालाप का कोई कंक्लूजन नहीं है ना, क्या करेंगे वार्तालाप। मेरी क्लास कल नहीं हुई तो ऐसा तो आपने बोला नहीं होगा सर को बदले में क्लास ले लो, एक्स्ट्रा क्लास ले लो, एक्स्ट्रा पढ़ा दो, टेस्ट आज ही ले लो, कल परसों मत लो, आज ही टेस्ट ले लो, बोला क्या किसी ने? ठीक है ना, तो कल किसी ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि सैटरडे की टेस्ट फ्राइडे को ही ले लो, संडे की टेस्ट फ्राइडे को ही ले लो आज? नहीं तो फिर तुम मेरे साथ ही आके क्यों बिगड़ते हो? सर इनकी टेस्ट रखते हो आप, इनको 9-5 को छोड़ते हो आप, और इनको इतना सारा होमवर्क देते हो, फिर ये मेरा होमवर्क करने के लिए दिक्कत करते हैं। मत दो होमवर्क, मत दो होमवर्क, मत दो। मेरी तो कल छुट्टी है, मैं ज्यादा होमवर्क दूंगी कल। 44। हाँ नहीं नहीं होमवर्क नहीं है ये, अभी करना है 44। टाइम है, बहुत सारा टाइम है, चलो जल्दी से करो 44। क्वेश्चन 44 करोगे तो होमवर्क कम पड़ेगा, नहीं तो होमवर्क ज्यादा पड़ जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ करो जल्दी। कहाँ तक पहुंचे सब लोग? सबका हो गया? नमित कहीं पे तो अटक गए आप। नमित कहाँ पे अटक गए? 6 मार्क 8 मार्क 6 मार्क 8 मार्क। बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है वो, बड़ा कहाँ से है मेरे को? अरे पर वो उतना ही क्वेश्चन आता है, ओवरहेड का वही साइज है, लेंथ वही है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, वो छोटा सा है, वो भी कर लो और होमवर्क लिख लो उसके पहले समझो नहीं। चलो लिखो होमवर्क, पहले लिखो, पहले होमवर्क लिखो, मेरे को बातें नहीं चाहिए। तो फिर 44 भी होमवर्क में जाएगा। लिखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, लिखते जाओ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 41, और जिसको 44 नहीं करना है वो होमवर्क लिख लो। मेरे हिसाब से अभी कर लोगे तो जिंदगी में सुखी रहोगे। बहुत सारे 24, 36, 41 और फिर 44। हाँ तो इसीलिए बोली एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लो, 5 क्वेश्चन होमवर्क। बोला ना मैंने मैडम, वापस बोल रही हूँ होमवर्क। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन नंबर 24, 36, 41, 44, 44 अभी कर लो क्लास में। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, टाइम बचाऊंगा, अभी क्लास चालू रहने दो, अभी टाइम नहीं हुआ है वैसे भी। नमित अभी करो। हम कर लेते ना, नहीं अभी करना है। 6 क्वेश्चन बताएंगे। नहीं मेरे को भरोसा नहीं है तुम लोगों पे, अभी करो। कल का होमवर्क कर रहे हो आपको चेक नहीं करो अभी। नहीं मेरे को भरोसा ही नहीं है तुम पे, तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई लास्ट चांस नहीं, कल बोलोगे परसों बोलोगे मैम 2-2 टेस्ट थी, क्लास थी। मैं अभी एक चीज ग्रुप पे खाली उतना मैसेज डाल दूंगी कि मेरा क्लास वर्क नहीं करना है, इसलिए बच्चे होमवर्क ज्यादा मांगते हैं, मैं होमवर्क ज्यादा नहीं देती हूँ, क्लास वर्क कम करते हैं लोग। ये चीज, ये स्टेटमेंट मैं डाल दूंगी ग्रुप में, अनाउंसमेंट में। नहीं तो मैं ये अभी टाइम है, अभी 15 मिनट ही ये क्वेश्चन हो जाता। हाँ और अगर अभी नहीं किया ना तो घर पे जाके तुमको टेस्ट का भी प्रेशर बनेगा और वो भी बनेगा। मैम आपको मंडे को मैम प्रैक्टिकल मेरे को बात ही नहीं करना है आप लोगों से।